बातचीत आज हम करेंगे हलाल और नॉन हलाल इश्यूज़ पर। चूँकि मामला अब हलाल मीट और नॉन हलाल मीट का नहीं रहा, बहुत आगे तक जा रहा है। यहाँ कनाडा में यहाँ तक कहा जाता है कि हलाल लहसुन, हलाल प्याज यानी हलाल थूम, हलाल गंडे। फॉर गॉड्स सेक, ये जो ऑब्सेशन है ये किस हद तक आगे जाएगा? इसी ऑब्सेशन पर बातचीत आज मैं रवि रंजन सिंह जी के साथ। Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button. सत श्री अकाल जी। नमस्ते नमस्ते, सत श्री अकाल। ग्रीटिंग किसी भी भाषा च कही जाए तो सोहनी लगदी है। ग्रीटिंग का दिल तो निकलनी चाहिए। ग्रीटिंग दिल तो निकलनी चाहिए जी। यहाँ पर रंजन साहब जो अभी बात की, हम हिंदी में ज़्यादा बात करेंगे, आपकी हिंदी भी बहुत ही सुंदर है। मैं सीधा मुद्दे पर आता हूँ और कई बातों का हम साथ जोड़ेंगे। मुद्दा ये है कि आपकी एक तरह से मूवमेंट है, एक तहरीक है कि भाई ये जो झटका मीट है ये जो है ह्यूमेन है रिलेटिवली। वैसे तो आप और मैं भारत की धरती से ताल्लुक़ रखते हैं, तो वैसे ही मीट खाते हुए मैं मीट खाता हूँ, लेकिन एक गिल्टी सी रहती है फीलिंग कि भाई हमें तो अपनी धरती के साथ जुड़ना चाहिए। लेकिन बहरहाल वो भी एक नेचर का हिस्सा है। और आपके कई वीडियोस हमने देखे और यूट्यूब पे मौजूद हैं। आप उस पे मीट की जो कई किस्में हैं, जैसे कोशर मीट है, हलाल मीट है, झटका मीट है, लेकिन ये बताइए कि ये मूवमेंट है क्या? देखिए, ये हलाल तो हम सब जानते हैं। दुनिया में ये एक ऐसा लफ्ज़ है जो सारी दुनिया जानती है। और अक्सर जो मुसलमान नहीं है, इस्लाम से बाहर है, जिसको इस्लाम की समझ नहीं है, वो इसको खाली मांस से या मीट से जोड़ के देखते हैं। जबकि हलाल और हराम ये दुनिया की हर चीज़ पे लागू होता है, चाहे वो रिश्ते हों, चाहे वो कुछ हो। ये परंतु हम यहाँ पे जो भारत में समझते थे, वो ऐसे समझते हैं आवाम जो है कि हलाल एक मांस काटने का तरीका है, और इससे ज़्यादा हमें समझ नहीं थी। तो क्योंकि जैसे जैसे हम देखते जा रहे हैं, हलाल की कॉन्शियसनेस बढ़ती जा रही है और अब हर चीज़ पे हलाल आ गया है। ठीक है, हलाल तो पहले भी था, मगर आज हम देखें तो भारत की मैं बात करता हूँ। मैं कुछ साल पहले यूएस में था, जब मैं स्टूडेंट बहुत छोटा था। तो वहाँ पे आके मैं क्या देखता हूँ कि खाली हलाल, और हमारे भारतीय, सिख, हिंदू सब हलाल खा रहे हैं। तो मैं उनसे बात करता, भाई आप झटका क्यों नहीं खाते? तो वो आगे से हंस पड़ते कि सरदार जी ये इंडिया नहीं है। सो आई सेड ओके, इंडिया नहीं है, आई एग्री, मगर ये सीरिया भी नहीं है, ये अफगानिस्तान भी नहीं है। तो यहाँ पे या तो यहाँ की बात करो या आप अपने कल्चर की बात करो। पर हम लोग इतने मतलब अनकंसर्न हो चुके थे, जिसमें मैं हिंदू सिख कहूँ, मैं वैसे हिंदू सिख नहीं कहता, मैं मोना और सिख शब्द इस्तेमाल करता हूँ। हम लोग इतने अनकंसर्न हो चुके थे कि हमें पता ही नहीं था, और यही स्थिति भारत में है। जहाँ तक मास मीट इंडस्ट्री की बात है, लगभग तकरीबन, उर्दू में तकरीबन कहेंगे, तकरीबन 95% जो है वो हलाल के ने कब्जा लिया है मार्केट। जबकि कंज्यूमर जो है, वो मुस्लिम कंज्यूमर जो बाहर से लेता है, वो 2 या 4% है। क्योंकि आम तौर पे यहाँ का मुसलमान घर पे ही बनाता है, खाता है, रेस्टोरेंट्स में वो ही खाते हैं जो बाहर लेबर या कोई काम कर रहा हो। पर जो हमें सर्व हो रहा है वो केवल हलाल सर्व हो रहा है। तो ये तो बात रही मांस की। गोश्त को मैं खाना छोड़ सकता हूं अगर मुझको मेरे मुताबिक नहीं मिलेगा। ये मेरे पास ऑप्शन है। एक नॉन वेजिटेरियन, जिसे हम हिंदी में मांसाहारी कहते हैं, मांसाहारी होने के नाते मैं छोड़ सकता हूं। पर धीरे धीरे हम जैसे देख रहे हैं, अभी मैं आपको एक दिखाता हूं, ये एक आलू का पैकेट है, ये आलू के चिप्स जो हैं, इसमें हमने यहाँ पे इंडिया में हमारे यहाँ एक मार्क होता है वेजिटेरियन का।
ये शायद आपको जी जी नजर आ रहा है, जी जी बिल्कुल। जी जी जी। और इसी के ऊपर एक मार्क है हलाल का। बिल्कुल ठीक है। तो अब जो है हलाल हर चीज पे आ चुका है भारत में और पूरे दुनिया में। मांस तो मैं खाना छोड़ सकता हूं अगर 95% 90% हो गया, जैसे मैं एयरलाइंस में नहीं खाता क्योंकि मुझे पता है एयर इंडिया एज पर पॉलिसी खाली हलाल सर्व कर रही है। सो दिस इज डिस्क्रिमिनेटरी। जी हम ये नहीं कह रहे कि आप हलाल सर्व ना करिए। राइट मैं राइट। ये कह रहा हूं कि मेरे को झटका चाहिए, मुझे झटका मिलना चाहिए। सामने वाला क्या खाता है ये उसको देखना है, मेरा बिल्कुल ठीक। उसमें कोई वो नहीं है। पर अगर हमारे दायरे भारत के केवल हलाल देंगे, रेलवे केवल हलाल देगी, और क्यों मैं भी जर्नलिस्ट हूं तो पार्लियामेंट जाता था, तो वहां पे मैंने देखा हमारी कैंटीन जो है पार्लियामेंट की कैंटीन, जिसे हम यहाँ पे लोकतंत्र कहते हैं, जमहूरियत, उसका सबसे बड़ा मंदिर, उसमें केवल हलाल सर्व किया जा रहा है। तो उस पे हमने ऑब्जेक्शन करी, एक पिटीशन लगाई, कई साल लगे। उसके बाद पिटीशन पे ये हुआ कि जी इसको हम वेजिटेरियन कर देते हैं। ओके, आई सेड ओके फाइन इनफ, अगर आप ऐसा करते हैं। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि यहाँ पे मांस तो, गोश्त तो सर्व होगा मगर केवल इस्लामिक तरीके का होगा, आपको खाना है तो वही खाएं। तो ये जो जबरदस्ती है ये बिल्कुल गलत है। अब पार्लियामेंट की कैंटीन से हट गया मगर अब फिर शायद उस पर यू टर्न हो गया है। तो इस तरह की चीजें जो हमारे ऊपर थोपी जा रही हैं, इसके हम खिलाफ हैं। और जहां तक मांस की बात है, मांस मैं छोड़ सकता हूं, मगर अब जब ये आलू की चिप्स पे, चावल पे, पानी पे, इवन ऑक्सीजन सिलेंडर्स हलाल के आ गई। अभी मैं एक आपको, ये एक कैटरेक्ट के लिए बहुत अच्छी एक काजल है जो बड़ा इफेक्टिव है। इवन दिस इज हलाल सर्टिफाइड। तो मतलब ये है कि अगर मेरे को बीमारी से बचना है तो मेरे को इस्लाम के झंडे के नीचे यानी हलाल के नीचे आना पड़ेगा। ये मैं नहीं कहना चाहता कि इस्लाम के मुताबिक ठीक है या गलत है, पर मेरे मुताबिक मेरे को जबरदस्ती आप हलाल नहीं दे सकते। हलाल होटल्स, हलाल वगैरह, हलाल हॉस्पिटल्स। अब कहने में लगता है कि हलाल हॉस्पिटल से आपको क्या फर्क पड़ता है। मुझे फर्क पड़ता है। मुझे यह फर्क पड़ता है कि जैसे बॉम्बे में एक खुला, अब केरला में खुला, ये हॉस्पिटल्स खुलते जा रहे हैं। हमारे यहाँ मेडिकल टूरिज्म जो हो रहा है, जो अरब से या कहीं से कोई आएगा, वो डेफिनेटली प्रेफर करेगा कि मैं हलाल हॉस्पिटल में रुकूं। लेकिन ये हलाल हॉस्पिटल होता क्या है रवि साहब? हलाल हॉस्पिटल का मतलब है कि मैं उससे पहले हाउसिंग कॉम्प्लेक्स समझाता चाहूंगा। जी जी जी। जब हम हलाल की बात करते हैं यहाँ पे, उसमें मुस्लिम, केवल मुसलमान को ही रोजगार दिया जाए। अच्छा, इस हद तक? इस हद तक, जहां तक पॉसिबल है। मतलब आप कहीं पे पॉसिबल, मान लीजिए पाकिस्तान में ये हो सकता है कि आप नॉन मुस्लिम को नौकरी ना दें और आपकी फैक्ट्री चलती रहे, मगर ये दारुल हरब में या भारत में ये पॉसिबल नहीं है। क्योंकि अगर मान लीजिए मेरी दिल्ली में कोई फैक्ट्री है, तो ऐसा हो नहीं सकता कि मेरे को फैक्ट्री में मेरे को एक वकील भी चाहिए जो वो सारे मुस्लिम ही मिले, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे ये एक वेवर है, जो वेवर दिया गया कि आप यहाँ पे इसके बगैर भी कर सकते हैं, बिकॉज अगर नहीं करेंगे तो सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे। तो हाउसिंग कॉम्प्लेक्स में जब हम आते हैं तो उसके लिए औरतों और मर्दों के लिए अलग अलग स्विमिंग पूल्स हैं। चलिए ये भी ठीक है, उसमें यहाँ तक भी कोई बात नहीं। फिर उनके जो कमरों की डायरेक्शन है वो मक्का फेसिंग होनी चाहिए। टॉयलेट कैसा होना चाहिए, उसकी फेसिंग कैसी होनी चाहिए, कमोड कैसा लगना चाहिए। और ये सब अगर कर रहे हैं और इसमें अगर कोई वायलेशन हो जाती है तो फिर वो सजा का हकदार है आदमी। अच्छा, ये भारत में इस हद तक ऑब्सेशन हो चुका हुआ है? जी जी जी, इस हद तक ऑब्सेशन शायद मेरे ख्याल इससे ज्यादा कहीं नहीं होगा जितना भारत में हो चुका है। क्योंकि यहाँ का जो आम हिंदू है, और जैसे मोना या सिख हम कहें, तो वो बड़ा लिबरल है। मतलब एक, मैं बहुत ही यहाँ पे कड़े शब्द इस्तेमाल करूंगा, कड़े लफ्ज करूंगा कि कई जगह मैं जाता हूं तो कहते हैं जी की फर्क पैंदा है। ये कभी मुसलमान नहीं कहेगा कि की फर्क पैंदा है, और मैं इस चीज का कायल हूं उसके मैं, वो अपने खूंटे से बंधा हुआ है, उसको पता है उसको क्या करना है। अगर वो इस्लाम को मान रहा है तो कैसे मानना है उसको पता है, नहीं मान रहा तो नहीं मान रहा, वो एक अलग चीज है। मगर यहां हम लोगों की जो दिमागी वो है,
कश्मकश है, हम इधर भी हैं उधर भी हैं, क्या फर्क पड़ता है, नहीं फर्क पड़ता। तो मेरी कई बार ये बात होती है, मैंने कहा जी किसी से बात हो रही थी, मैंने कहा आपके घर में कौन है, बोले भाभी है, बहन है, पत्नी है, मतलब बेगम है। तो मैंने कहा बुरा ना मानना, की फर्क पैंदा है। ये हमारी सोच है जो हमारे को बहन और बेगम में फर्क, बीवी में फर्क रखती है, नहीं तो हम भी वो हैं। तो इसी चीज को अगर हम आगे देखें तो ये हॉस्पिटल आया तो जो सारा मेडिकल टूरिज्म का ट्रैफिक है वो सारा उसी हॉस्पिटल में जाएगा जो मुस्लिम कंट्रीज से आ रहा है, गल्फ से आ रहा है, जो पैसा देने। यानी कारोबार हो गया ना फिर तो, ये कारोबार हो गया। अब एक का हो गया तो देखा देखी दूसरा भी करेगा, दूसरे को देखता देखते तीसरा भी करेगा। अब उसके बाद मेरे को उसी हॉस्पिटल में जाना है जो हलाल सर्टिफाइड है, क्योंकि दूसरा रहा ही नहीं, रहेगा ही नहीं मतलब। तो ये टेक ओवर जो हो रहा है, ये मैं इस टेक ओवर के बिल्कुल खिलाफ हूं। अगर इस तरह अगर पब्लिक, क्योंकि सरकार जो जमीन है वो सरकार की है, सरकार कंसेशनल रेट्स पे हॉस्पिटल को देती है। पार्लियामेंट की जो हमारी कैंटीन है वो इंडियन रेलवे से ला रही है, वो कोई मुस्लिम रेलवे नहीं है। मतलब मैं ये भी नहीं कह रहा कि वो हिंदू रेलवे है या सिख रेलवे है, वो भारत की रेल है। तो उसको भारत की रेल ही हमें रहने देना चाहिए, ना कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को। एक हमारे यहाँ आरटीआई होती है, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट है, उसमें हम सरकार से कुछ भी पूछ सकते हैं। राइट। तो एक एक्ट में जब पूछा गया तो एयर इंडिया कहती है एज पर पॉलिसी हम केवल हलाल सर्व करते हैं। सो दिस इज डिस्क्रिमिनेटरी। एयर इंडिया एक घाटे में चलने वाली संस्था जो मेरे टैक्स से चल रही है, वो मुझे डिस्क्रिमिनेट कर रही है मेरे ही देश में, आपके ऊपर इम्पोज कर रही है। तो इस सब के खिलाफ हमने ये जब मैंने पिटीशन डाली थी 2001 में, मैंने ये पिटीशन 2009 में ये वाली पिटीशन डाली थी कि पार्लियामेंट की कैंटीन में केवल हलाल नहीं होगा, या आप दोनों दें या कोई ना दें। ठीक है। तो 2014 में किसी सज्जन का फोन आया कि उन्होंने झटके का काम शुरू करना है। तो ठीक है, करिए। तो अब जब हम झटके के काम के लिए निकले तो पता लगा कि झटके की कोई सर्टिफिकेशन अथॉरिटी ही नहीं है पूरी दुनिया में। अच्छा, यानी भारत में तो होनी चाहिए थी ना कम से कम। हाँ, भारत में भी नहीं है मतलब। और जो अथॉरिटीज थी वो म्यूनिसिपैलिटीज थी जो सिर्फ स्लॉटर हाउस की सर्टिफिकेशन करती थी। इस स्लॉटर हाउस में जो मुर्गा कटा वो ऐसे कटा या वैसे कटा, मगर वो आगे वो उसका क्या हुआ, जो रेस्टोरेंट में कहां से खरीद के लाया, इसका कोई लिंक नहीं था। स्लॉटर हाउस से तो निकल गया, अब जो रेस्टोरेंट वाला बेच रहा है वो कहां से लाया मुझे नहीं पता। मैंने तो रेस्टोरेंट पे जाके खाना है ना, मेरे को तो स्लॉटर हाउस से पूरा बकरा नहीं उठा के लाना। तो ये मेरे साथ एक डिस्क्रिमिनेशन जो थी। तो जब ये नहीं हुआ तो फिर मैंने फिर उस समय ये सोचा कि झटके के ऊपर फिर हमने एक झटका सर्टिफिकेशन अथॉरिटी बनाई, उसको रजिस्टर करवाया। अच्छा, काम कर रही है? हाँ जी, काम कर रही है। हम झटके उस समय एक्चुअली उसके में हमने और नाम दिया था, लाइव वैल्यूज के नाम से हमने उसको शुरू किया था। ठीक है। मगर लेटर ऑन हमने उसको स्प्लिट कर दिया, क्योंकि हलाल शब्द जो है, हलाल लफ्ज जो है वो दुनिया भर में समझा जाता है। और झटके की दो लिमिटेशंस हैं। एक तो लिंग्विस्टिक, क्योंकि कोई मैक्सिको में, ब्राजील में, जापान में झटका नहीं समझेगा, पूरे भारत में भी नहीं समझेंगे। तो ये तो भाषा की, बोली की लिमिटेशन हो गई। इसके अलावा दूसरी क्या है कि झटका केवल मांस पे है, मांस से बाहर नहीं है। तो अगर जैसे हलाल की हर चीज सर्टिफाई हो रही है, अगर हम दूसरी चीजें, तो मैं ये नहीं कह सकता, मैं जैसे हलाल सर्टिफाइड एयरवेज है तो मैं ये नहीं कह सकता ये झटका सर्टिफाइड एयरवेज है, यार ये तो झटके ही मारती रहेगी। सो इसलिए हमने उसके लिए पैरेलल सर्टिफिकेशन फॉर मीट एंड नॉन मीट अलग अलग कर दिया। तो ये तो हमारा चल रहा है कई, मगर यहाँ पे जो हालात है वो ऐसे हैं, जैसे कई 5 स्टार्स में मैं दिल्ली में गया तो मैंने कहा साहब आप झटका क्यों नहीं रखते? तो वही जो यूजुअल आर्गुमेंट होता है, आपको हलाल से क्या प्रॉब्लम है, हेल्थ ही है। मैं कहा मैं आपसे कोई यहाँ पे नॉलेज लेने नहीं आया हूँ, मेरा एक सिंपल क्वेश्चन है कि मेरे को झटका चाहिए, आप क्यों नहीं रखते? तो वहाँ के मैनेजर से वगैरह से मिले, वो कहते देखिए साहब हमारा यहाँ पे 4 या 5% मुस्लिम क्लाइंट है,
बाकी 95% मुस्लिम नहीं है। और वो भी 4% 5% दिल्ली में वो ऐसी जगह पे है जहां पे डिप्लोमेटिक मिशंस हैं। अगर हम लोकल कस्टमर देखेंगे तो 1% से कम है। मगर ये जो 1% या 4% 5 जो भी मिला के हो जाता है, दे मेक श्योर कि यहाँ पे हलाल ही सर्व हो रहा है, वो सर्टिफाइड है। और ना खाली सर्टिफाइड है, वो सर्टिफाइंग एजेंसी से भी वेरीफाई करते हैं कि मैंने कोई नकली तो नहीं सर्टिफिकेट लगाया हुआ। तो वो इतने कॉन्शियस है। जिस दिन आप 5 के 10% इस चीज पे आ जाओगे कि हमें केवल झटका ही चाहिए, तो हम वो सर्व करना शुरू कर देंगे। वी आर अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। और वो 2-3 मेरे को मिले, वो बोले साहब हम भी पंजाबी हैं, मतलब वो मोने पंजाबी थे, हम भी चाहते हैं झटका हो, मगर साहब आप 5 का 10% ना सही 5 का 2% तो प्रोटेस्ट करो। अब आप कॉन्शियस ही नहीं हो, आप कहते हो क्या फर्क पड़ता है, और वो कॉन्शियस है तो इसलिए हम बेच रहे हैं, एज सिंपल। तो इसी तरह ये हॉस्पिटल्स में जब हम कॉन्शियस नहीं होंगे, वहां जाते जाएंगे, उसको सब्सिडाइज्ड रेट्स पे जमीनें मिल रही हैं, मगर वो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए काम करे, ये ठीक नहीं है। तो ये हॉस्पिटल्स की है कि मतलब वहां पे जहां तक होगा, जैसे प्रेयर होगी, जैसे उसके अंदर अगर कोई स्पीकर लगा हुआ है रूम के अंदर, तो जो प्रेयर होगी वो केवल मुस्लिम्स प्रेयर होगी। मैं अपनी प्रेयर करना चाहता हूं, आप मुझे कंपेल नहीं कर सकते कि आप मेरी प्रेयर सुने। अपने घर में आप जो मर्जी करें, मस्जिद में आप जो मर्जी करें, वो आपकी हद है, मगर उसको पब्लिकली मेरे ऊपर आप नहीं, विदाउट मेकिंग अ पॉइंट कि प्रेयर अच्छी है बुरी है क्या है क्या नहीं, उसमें हम नहीं जाना चाहते, बट यू कैन नॉट इम्पोज। राइट। तो ये हमारा तो अभी हमें कुछ इसमें सक्सेस भी मिली है जी। जैसे पोलैंड ने बैन किया था, फिर और बेल्जियम ने भी बैन किया, बहुत सारे कंट्रीज इसको बैन कर रहे हैं मीट को, बिलीविंग इट टू बी टॉर्चरस, राइट इनह्यूमन। यस। वो क्योंकि वो स्टनिंग में बिलीव करते हैं कि स्टन होगा तो वो होगा, और इस्लाम के मुताबिक उसको कॉन्शियस होना चाहिए। सो ये दो कंट्राडिक्शंस हैं। वेयरएज झटके में, हाँ मैं एक सेकंड, वेयरएज झटके में ऐसा कुछ नहीं है कि उसम के कॉन्शियस नहीं होना चाहिए, जो चाहे स्टनिंग पहले भी हो गई तो उससे भी उसकी जो गाइडलाइंस है उसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो ये डिफरेंस है जी। जी नहीं, बहुत ये आपने बड़ी आई ओपनर बातें की हैं रवि भाई। बात वाकई ही आपकी बातें सुनते हुए मैं सोच रहा था कि सिर्फ मीट के ही कॉन्टेक्स्ट में नहीं है। आपने सही बात की कि चलिए जी आपको उस तरह का मीट पसंद है, आप उस तरह का मीट खा लें, हमें वो उस तरह का मीट नहीं पसंद, हम उसको नहीं समझते कि वो मतलब जायज़ है खाना, इसलिए कि उसमें क्रूएलिटी का हमें एस्पेक्ट नज़र आता है, हम इस तरह का खाएंगे। लेकिन बात मीट से बढ़ के आगे बहुत हद तक फैल चुकी है। मैं यहाँ पे कनाडा में आज 2021 में भी देखता हूँ ऐसे ऐसे हमारे वो इस्लामिक ग्रॉसरी स्टोर हैं जहाँ पे जो लहसुन है, प्याज है, यानी थोम, गंडे, वो तक हलाल और हराम है। और मेरे लिए शॉकिंग है और मेरे लिए एम्बैरसमेंट भी है, चूँकि मैं अपने आप को भारतीय सिविलाइजेशन से जोड़ता हूँ, चूँकि मैं खुद सनातनी सिविलाइजेशन से हूँ, चूँकि मैं अपने पुरखों के बारे में झूठ तो नहीं बोल सकता ना, लेकिन मैं मुस्लिम फेथ क्लब से भी मेरा ताल्लुक है, एथनिसिटी मेरी पंजाबी भी है। तो मैं इन सब चीज़ों को मिक्स करके देखता हूँ और सोचता हूँ कि ये ऑब्सेशन क्या है, ये पागलपन क्या है कि आपको थोम भी जो है यानी लहसुन भी जो है वो भी हलाल चाहिए। यानी मैंने पूछा दुकानदार से कि ये जो लहसुन थोम का क्या कॉन्सेप्ट है भाई, इसमें तो कोई चीज़ नहीं है, कोई डेयरी नहीं है, इसमें क्या बक है कि इसको भी हलाल और हराम में। वो कहता है चूँकि मुस्लिम्स हैंड इसको टच करते हैं। मैंने कहा कम ऑन, ये इंसैनिटी जो है, ये जो पागलपन की इंतहा है, इसको छोड़ो। लेकिन मेरे कहने से क्या फ़र्क पड़ता है, वो पागलपन बिकता है ना सर, बिल्कुल वो पागलपन बिक रहा है। अच्छा, दूसरी जो आप दुकानदारों की बात करते हैं, हमारे जो गोरे भी हैं, सरदार बहन भाई भी हैं, वो भी हलाल मीट यहाँ पे भी खाते हैं। वो कहते हैं कि हमें तो वही आप वाली बात, हमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम खा लेंगे। मैं दुकानदारों से पूछता हूँ जो कि मालिक होते हैं, वो इंडियन होते हैं, जो मोने होते हैं, या जो भी आपने अच्छी टर्म बनाई, चूँकि हम सब एक ही कल्चर के हैं, तो वो मैं उनसे पूछता हूँ कि यार आपको क्या मसला है।
वो कहते हैं कि यार उनको तो फर्क पड़ता कोई नहीं। वही जो हमारे 5-10% कस्टमर्स हैं जो मुस्लिम्स हैं, वो एम्फसाइज करते हैं तो हम अपनी सहूलत के लिए बजाय हम 2-2, 3-3 तरह के मीट मंगवाएं, हम एक ही तरह का मीट मंगवाते हैं और वो चल जाता है। अच्छा, लेकिन अगर ये सिर्फ बात मीट की हद तक हो तो मैं ये समझ सकता हूँ। अभी आपने बेल्जियम का जिक्र किया, पोलैंड का जिक्र किया, उन्होंने कहा जी कि ये जो बुचरी का स्टाइल है जिसको हलाल कहती है कम्युनिटी, ये क्रूअल है जी। ठीक है, तो ठीक है, वो मतलब वहाँ की अपनी परसेप्शन है, उनके पास अपने आर्गूमेंट्स हैं, वो सब कुछ है। लेकिन मैं यहाँ पे अब रवि भाई आपसे जानना चाहूँगा कि भारत में बीजेपी की सरकार है 2014 से ऑनवर्ड, उसमें उसके बारे में पाकिस्तान का या मुस्लिम कंट्रीज़ का ये प्रोपेगेंडा होता है कि ये एंटी मुस्लिम है और सो एंड सो ऑन। लेकिन उनके यहाँ भी झटका मीट के लिए कोई ऐसी मूवमेंट नहीं है, क्योंकि वो ये सोचते हैं बीजेपी वाले कि हमने तो मीट खाना ही नहीं है तो क्या फ़र्क पड़ता है, जिसने खाना है वो हलाल खाए या झटका खाए। लेकिन जी झटका एक फ़िलॉसफी है, एक पूरे का पूरा उसका एक स्कूल ऑफ थॉट है। तो क्या बीजेपी की सरकार इतने बड़े बड़े इल्ज़ामात लेने के बावजूद भी अपनी कम्युनिटी के लिए, यानी जो उनकी बड़ी कम्युनिटी है, जो सनातनी की बड़ी कम्युनिटी है, उनके लिए क्या सोचते हैं कि वो उनकी डिमांड जायज़ है जो आप डिमांड करते हैं? देखिए, जहाँ तक सरकारें आने और जाने से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना, क्योंकि पॉलिसी सालों साल चलती हैं, सिविल सर्वेंट्स होते हैं, वो बनाते हैं। और अभी तक ये अवेयरनेस हमारे, जब मैं बीजेपी के अपने दोस्तों से भी मिलता था तो उन्हें पता नहीं था और शॉक हो जाते थे कि ऐसा है। अब जब आपको पता लग गया, उसके बाद क्या है, उसके बाद फिर सोचेंगे, क्योंकि वो स्पार्क मिसिंग है, वो स्पार्क मिसिंग है। तो जैसे मैं पहले कह रहा था, अगर ये गोश्त तक होता तो गोश्त तो मैं खाना छोड़ सकता हूं, पर क्या मैं बीमार हूं और ऑक्सीजन चाहिए मेरे को, तो ऑक्सीजन का सिलेंडर अगर सर्टिफाइड होगा तो मैं कैसे छोड़ूंगा? दैट मीन्स मैं उस पोजीशन में मेरे को कंपेयर किया जा रहा है आपको। और रही सर्टिफिकेशन की बात, तो ये जो सर्टिफाइंग एजेंसीज हैं भारत में और दुनिया में कहीं भी, वो एफिलिएटेड है अलग अलग कंट्रीज से। जैसे अगर कुवैत में जाना है तो जो जिसको उन्होंने सर्टिफाई किया है, ये नहीं कि मैंने किसी मौलाना को पकड़ के एक एजेंसी बना दी तो उसको वो मान लेंगे। अब ये एजेंसीज कैसे है, जैसे जमायत उलमा हिंद है, हलाल काउंसिल ऑफ इंडिया है, ये एजेंसीज हैं। और इनमें से एजेंसीज ऐसी हैं जो अपने वेबसाइट पे बिल्कुल क्लियर कहती हैं कि वी सपोर्ट टेररिज्म, ये पैसा जो हम आपके सर्टिफिकेट से लेंगे इसको हम टेरर पे लगा रहे हैं। अच्छा, ये कहती है, ये बिल्कुल बिल्कुल बाकायदा कहती है। मैं मतलब वर्ड टेरर भी लिखते हैं? नहीं, हाँ, वर्ड टेरर भी लिखते हैं, थोड़ा सा कान वो घुमा के पकड़ते हैं। ठीक है, ठीक है। वो ऐसे कहते हैं कि जो इनोसेंट मुस्लिम्स टेररिज्म के चार्जेस में पकड़े जाते हैं उनको हम वकील मुहैया कराएंगे, उनको हम फाइनेंशियल हेल्प करेंगे। मतलब इसमें मैं, जब मेरा कई मुसलमान दोस्त हैं जो उनसे बात होती है, मैंने कहा देखिए, भारत का जो कानून है या कहीं का भी होगा, अनलेस प्रूव्ड गिल्टी ही इज इनोसेंट या एक्यूज्ड। तो यहां पे जो कसाब आया था, वो भी इतने साल तक हमने बिरयानी खिलाई, ही वॉज जस्ट एक्यूज्ड, वो गिल्टी नहीं था। गिल्टी अगर हो भी गया एक कोर्ट से तो दूसरी कोर्ट में भी जाना है, तीसरी कोर्ट में जाना है। तो ये 20 साल हम बिरयानी भी खिलाएंगे और मेरे पैसे से, जो क्योंकि ये जो आलू का चिप्स है ये मैं खरीद रहा हूँ, ये डेट्स मैं खरीद रहा हूँ, ये चॉकलेट, तो मेरे पैसा जो इकट्ठा हो रहा है, ये सर्टिफिकेट, ये चॉकलेट की कंपनी है जो ये सर्टिफिकेट देती है, लगाती है हलाल सर्टिफाइड, खरीद इसको सब रहे हैं, सबका पैसा जा रहा है और वो यूज हो रहा है टू डिफेंड मुस्लिम टेररिस्ट और एक्यूज टेररिस्ट। टेररिस्ट तो नहीं है, एक्यूज है। कसाब भी उस दिन तक तो, तभी तो उसका इतने साल केस चला, पहले दिन तो उसको हम सपोर्ट कर रहे हैं, मेरे पैसे से ये सपोर्ट हो रहा है और मुझे इसकी जानकारी नहीं है, मुझे इसका कोई इल्म नहीं है। ये मेरा कॉन्शियस करने का एक मकसद था और काफी हद तक ये चीजें बदलने लगी, लोगों को एक कम से कम एक बहस का मुद्दा बन गया है, लोगों ने सोचना शुरू कर दिया है। और भारत में 3-4 ऐसी चीजें हुई
हुई हैं। जैसे एसोसिएशन है एक केरला के चर्चेस की, उन्होंने ईसाइयों से कहा है कि आप हलाल प्रोडक्ट्स ना खरीदें। उनसे हम बातचीत हमारे लोगों की होती रही, तो जब उनको इस चीज की समझ आई कि वो किस तरह से उनको भी घेरा जा रहा है, तो उन्होंने मना करा। इसी तरह कई एजेंसीज भारत में थी जो हलाल का सर्टिफिकेट ले रही थी, अब उन्होंने डिसकंटिन्यू कर दिया है। और रही जैसे साउथ दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, उसने मैंडेटरी कर दिया कि अब आपको डिस्प्ले करना ही पड़ेगा कि आप क्या सर्व कर रहे हैं। देयर इज नथिंग रॉन्ग, आई मस्ट नो एज अ यूजर कि मेरे को क्या दिया जा रहा है। और हमारे यहाँ एक भारत सरकार की एक दायरा था, है एपेडा, एक्सपोर्ट प्रमोशन एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट प्रमोशन डेवलपमेंट अथॉरिटी। उसने, एपेडा ने एक सर्कुलर निकाला हुआ था कि भारत से जो भी मांस एक्सपोर्ट होगा वो केवल हलाल होगा। अब अगर कोई मुस्लिम कंट्री डिमांड करती है तो वो बायर और सेलर के बीच का मामला है, मगर हम तो नॉन मुस्लिम कंट्रीज को भी एक्सपोर्ट कर रहे थे। तो इस कदर ये हलाल माफिया छाया हुआ था कि उन्होंने पूरे तंत्र को, पूरे सिस्टम को हाईजैक करके रखा था। भाई क्यों? अगर मान लीजिए हम यहां से पाकिस्तान एक्सपोर्ट करते हैं और पाकिस्तान कहता है कि हमें हलाल ही चाहिए, तो ठीक है, वो हलाल देगा। मगर अगर हम कनाडा एक्सपोर्ट कर रहे हैं और वो नहीं मान रहा, वो नहीं मानता कि हमारे को हलाल चाहिए, तो हमारी सरकार क्यों हमारे ऊपर ऐसा कोई कंडीशन लगाती है कि आप केवल हलाल एक्सपोर्ट कर सकते हैं? तो ये कंडीशन हटाई गई। तो ये धीरे धीरे कॉन्शियसनेस लोगों में आ रही है और ये जस्टिस होगी। देखिए उसमें तो आ रही है कॉन्शियसनेस, उसमें तो अंदाज़ा हो रहा है कि भाई मीट के मामले में ये बिल्कुल आपने जायज़ बात की कि अगर मुस्लिम कंट्री को डिमांड करता है तो आप उनके रिक्वायरमेंट के मुताबिक देंगे। लेकिन अगर कोई नॉन मुस्लिम कंट्री आपसे डिमांड कर रहा है तो उससे तो वो तो आपसे नहीं पूछ रहे कि वो हलाल है या क्या है, वो तो आपसे रेगुलर मीट मांग रहे हैं। उनको तो क्वालिटी मीट चाहिए, बस क्वालिटी स्टैंडर्ड्स चाहिए। लेकिन इस सारे में जो सबसे बड़ा मसला है वो मीट से ऊपर भी है, बहुत सारी इश्यूज में है। वो ये है कि जब हॉस्पिटल्स हलाल बनना शुरू हो जाएंगे, जब वो जिसे हम कहते हैं पंजाबी में थोम और गंडे हलाल होना शुरू हो जाएंगे, यानी लहसुन, प्याज, खजूर, इसमें ये सारी आती चली जाएगी, तो इस पागलपन को रोकने के लिए भारत का समाज और भारत की सरकार, सेंट्रल और जो आपके राज्यों की सरकारें हैं, वो क्या इस पे काम कर रही हैं, सोच रही हैं एटलीस्ट? देखिए, ऐसे है कि हमको हर काम सरकार पे नहीं छोड़ना। सरकारें आती रहेंगी, जाती रहेंगी। ये जिस समय पब्लिक कॉन्शियस हो जाएगी, जैसे केरला के चर्चेस ने कहा है कि हम हलाल नहीं लेंगे, खुद की एक एसोसिएशन ने कहा है। इसी तरह एक रामा डेयरी थी चेन्नई की, तो और वो गाय को हिंदू बड़ा पवित्र मानते हैं, माता मानते हैं, तो गाय का घी उन्होंने मंगवाया। दिवाली पे दिया जलाने के लोग सिंबॉलिक दिया जलाते हैं, घी का दिया जलाना। हमारे यहाँ कहावत भी है, शायद उधर भी चलती हो, कि घी के दिए जलाएंगे। तो जो वो उन्होंने घी का दिया, रामा डेयरी नाम है, और देसी घी का, कोई दूसरी नहीं, जैसे आपके यहाँ साहिवाल है या इस तरह की जो देसी गाय है यहाँ पे, उसका घी मंगवाया और उसके ऊपर लिखा हुआ था हलाल सर्टिफाइड। तो अब इनकी बड़ी उनसे बहस हुई। एक हमारे मित्र हैं, मतलब दोस्त है, हम लोग इस पे करते हैं। तो अल्टीमेटली उनको ये करना पड़ा कि उन्होंने अब ये हलाल सर्टिफिकेट लेना बंद कर दिया, क्योंकि जब एक कंप्लेंट गई, दूसरी कंप्लेंट गई, जब वो 5% के खिलाफ 10% खड़ा होगा, तो नेचुरली बात है, बिजनेसमैन वही देखेगा। उसको अपना व्यापार करना है, उसको अपनी तिजारत करनी है, उसको कोई मतलब नहीं है कि यहाँ से क्या है। जिस वक्त, अभी तो मैं एक्टिविस्ट की तरह सोच रहा हूं, जिस वक्त मैं तिजारत करूंगा मेरी सोच भी बदल जाएगी। जैसे हमारे यहाँ बाबा रामदेव जी की जो दवाइयां हैं वो भी हलाल सर्टिफाइड है। तो मतलब जब आप तिजारत में आ जाते हैं तो चीजें बदल जाती हैं। हालांकि उनकी मैं मजबूरी समझता हूं कि उनका एक्सपोर्ट को जो जाना है, मगर
होता क्या है कि वो पूरी की पूरी फैक्ट्री ही सर्टिफाइड हो जाती है, तो उसमें जो यहां पे मिल रहा है वो भी अब इसमें उसको सेग्रीगेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो जैसे आप मांस पे अभी हमारी बात हो रही थी, तो जैसे मुसलमान के लिए हलाल कंपलसरी है। हालांकि अभी एक बुक आई है, दो चीजें मैं यहां पे कहना चाहूंगा मुसलमान भाइयों के लिए, जी जी। कि फ्लोरेंस ब्लैकल नाम की एक लेखिका है, उसने एक बुक जो निकाली है, दैट इज द नेम ऑफ द बुक इज हलाल मार्केट और एन इन्वेंशन ऑफ अ ट्रेडिशन। अच्छा, यानी इसका नाम है हलाल मार्केट और द इन्वेंशन ऑफ अ ट्रेडिशन। ओके ओके। ठीक है, ठीक। अब इस तरह की जहां ये तो हो गया काफिर या गैर मुस्लिम को बेवकूफ बनाने का या उसकी इकोनॉमी के ऊपर कब्जा करने का तरीका। अब देखा, अब हमारे यहां जैसे मंदिर में प्रसाद होता है, ठीक है ना, अब इस्लाम के हिसाब से तो अगर हम किसी चीज को ऑफरिंग करते हैं किसी मूर्ति को, तो वो गैर इस्लामी हो गया। इस्लाम में ये परमिटेड नहीं है कि आप कहीं पे प्रसाद जाके चढ़ाएं किसी मूर्ति पे या कहीं पे भी। तो प्रसाद चढ़ाना तो मुसलमान के लिए नाजायज है, हराम है, मगर वो प्रसाद बना के बेच रहा है वो हराम नहीं है, वो हलाल है, क्योंकि वहां पे इकोनॉमिक्स आ रही है। सो दिस इज मोर देन हलाल, दिस इज हलालोनॉमिक्स। जी। ठीक है। अब जहां तक जैसे मुसलमान के लिए कंपलसरी है कि उसको हलाल मीट ही खाना है, हालांकि ये कह रहे जो इनकी जैसे बहुत सारी चीजें अब धीरे धीरे सामने आ रही हैं, डैन गिब्सन की जैसे जो थ्योरी आ रही है द रियल मक्का, तो इसका मतलब जिस तरफ हम रुख करते हैं बकरे का, वो रुख ही गलत कर रहे हैं, तो वो तो हलाल नहीं हुआ ना। जी। मैं यहाँ पे थोड़ी सी एक चीज़ ऐड ऑन करूँगा रवि भाई। इवन मुस्लिम्स के अंदर ऐसे अब फ़िरके मौजूद हैं जो यहाँ अमेरिका में रहते हुए ये कहते हैं कि भाई आप इस इवन हलाल मीट के ऑब्सेशन में ना पड़ें, जो भी मीट है वो सिर्फ कहते हैं पोर्क्स ना खाएं, पोर्क के अलावा जो भी मतलब ये मीट है आप वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कह लें और खा लें, वो आपके लिए हलाल हो जाएगा। जी जी जी। ये मेरे लिए एक बड़ी एक अच्छी प्रोग्रेसिव जो विंड थी जब मैं यहाँ पे आया, तो एक तरह से ये मिला एटीट्यूड कि भाई ये तो अच्छी बात है। उन्होंने कहा चिकन हो, लैम हो, इवन बीफ हो, वो अगर हलाल नहीं भी है तो आप सिर्फ पढ़ लें जी कि ये खुदा ने बनाया है और ये मैं खा रहा हूँ, ठीक है। तो लेकिन ज़्यादातर तो वो इस ऑब्सेशन में पड़ गए कि वो मीट ही नहीं रहा। आपने अभी हलाल इकॉनमी की बात की है, यहाँ तो हर चीज़ ही खौफनाक हद तक वो हलालो हराम में पड़ गई है। तो मैंने आपको टोका, मैं वो सुनना चाहूँगा जो आप कह रहे हैं। इसके साथ साथ मैं एक सवाल और भी जोड़ता हूँ। इतनी बड़ी कैंपेन आपने शुरू की भारत में, उसके बारे में अवेयरनेस की आपने बात की, चर्च की बात की कि अवेयरनेस हो रही है, लेकिन कोई मैस लेवल पे अवेयरनेस करने के लिए ये मूवमेंट किस तरह आगे लेकर जाएंगे आप? देखिए, एक तो चीज़ें हैं कि ये जो हलाल है, ये समझ लीजिए 1400 साल से हमारे ऊपर थोपा जा रहा है। जहाँ जहाँ ऑटोमन एम्पायर आई, जहाँ जहाँ मुस्लिम पावर आई, थोपा गया, और उसका काउंटर कभी दूसरों की तरफ से नहीं हुआ, ठीक है ना। कई बार मजाक में लोग कहते हैं, मैं किसी दोस्त से पूछता हूँ कि क्या कर रहे थे, तो वो मैं सो रहा था, तो मैं कहता हूँ यार तुम तो 1400 साल से सो रहे हो, आज के थोड़ी ना सो रहे हो। राइट। तो कहने का मतलब ये है कि ये अवेयरनेस, अब वो जो लॉबी है अभी भारत से में सबसे ज्यादा, भारत बहुत एक्टिव है इसमें। अभी एक यहाँ के एक हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, इंडियन मुस्लिम ऑब्जर्वर के नाम से एक मैगजीन है। तो नाउ दे आर प्राउडली बिकमिंग पार्ट ऑफ हलाल एग्जीबिशन जो सऊदी में नवंबर एंड में होनी है। दे आर पार्टनर्स। अब यहाँ पे हमारा भारत सरकार से ये है कि आप वहां पे जाके भारत के तिजारत की बात नहीं कर रहे, आप एक पर्टिकुलर उसकी बात कर रहे हैं कि साहब इस कम्युनिटी का ही हो, आप उसको सपोर्ट कर रहे हैं, या यही इसी तरह का बिजनेस भारत से आप लीजिए। इन अदर वर्ड्स, आप दूसरों को डिनाई कर रहे हैं। अब भारत के सिटीजन होके, नागरिक होके, यहां के शहरी होके आप
वहां पे क्या कह रहे हैं कि आप केवल मुसलमान का लीजिए, हिंदू का, दूसरे शब्द में हिंदू का ना लीजिए। तो इस तरह के जो इदारे हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन है, उनके खिलाफ भी सरकार को करना चाहिए, और हम लोग कोशिश करेंगे कि सरकार के नॉलेज में ये चीजें लाएं। तो ये, इसको तो मैं अब हर एक का अपना नजरिया है सोचने का, मैं तो इसको एंटी नेशनल मानता हूं। आप पूरे देश की बात करो। और जहां तक मैं वो बात कह रहा था कि जैसे मुसलमानों के लिए कंपलसरी है, वैसे ही एक मैं आपको एक ये सर्कुलर जो है, जी ये अकाल तख्त साहिब से और एसजीपीसी से सर्कुलर निकलते रहते हैं। अभी ठीक शायद है। इस पे क्लियर नहीं आएगा जी जी कि सिखों में हमारे यहां सिर्फ 4 बजर कुरैत हैं, मतलब 4 डोंट्स। वही डूज है, वही डोंट्स है, जिसमें बड़ा क्लियर है। एक तो केसों का आपने बेदबी नहीं करनी, यानी आपको केस रखने हैं। दूसरा यह है पर स्त्री पर पुरुष, यानी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स आपको नहीं करने। दैट इज वन सेकेंड थिंग। थर्ड थिंग इज कि आपको तंबाकू का सेवन नहीं करना, तंबाकू इज प्रोहिबिटेड। एंड फोर्थ इज कुट्ठा मांस, हलाल मांस इज प्रोहिबिटेड। तो ये 4 शर्तें हैं। मुझे को बड़ी हैरानगी होती है जब सिख 4 में से एक शर्त भूल जाते हैं। अगर 400 शर्तें हों, बीच में से 10 भूल गए तो समझ आती है ये भाई अब नहीं याद रही। यहां पे तो खाली 4 शर्तें हैं और बार बार इस तरह के सर्कुलर देके रिमाइंड कराया जाता है। मगर हमारी जो माइंड सेट हो चुका है, क्या फर्क पड़ता है, और मुसलमान मेरे भाई हैं, क्योंकि मैं भी पंजाबी, वो ठीक है, वो भी पंजाबी, मैं भी पंजाबी, भाई हूं, मेरा आपका डीएनए वही है, उसमें कोई फर्क नहीं है। पर हमको अपने अपनी, अगर आप पंथ से जुड़े हुए हैं तो उसको मेंटेन करना पड़ेगा। बिल्कुल करना पड़ेगा। कोई मुसलमान नहीं, बहुत कम होंगे जो कहेंगे कि क्या फर्क पड़ता है, मैं झटका खा लेता हूं। तो सारा फर्क जो है उन्हीं को पड़ता है, हमारे को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये फॉल फ्रॉम द ग्रेस है। बहुत बहुत सही आपने बात की कि ये म्यूचुअल है ना, कि फर्क जी एक ही तरफ पड़ रहा है, दूसरी तरफ पड़ता कोई नहीं है फर्क। पड़ता है। अच्छा, अब मुझे ये बताइए रवि साहब, आपने इतनी बड़ी अवेयरनेस की बात की, वो मेक सेंस कर रही है। सिर्फ चूंकि ये हलाल मीट का ही मामला नहीं है, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। मतलब जिसको हलाल खाना है खाए, लेकिन दूसरे के ऊपर तो ना थोपे ना, बहुत जी 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 इंपॉर्टेंट जी है। मगर बात तो अब इससे बहुत आगे बढ़ चुकी है। जी आप जी वो जी मतलब हलाल हॉस्पिटल आ रहे हैं, हलाल रेलवे स्टेशन आ रहे हैं, हलाल बोगियां आएंगी, हलाल एयरलाइंस आएंगी, अनबिलीवेबल। ठीक है ना, जी ये जी पागलपन, ये ऑब्सेशन तो ना ख़त्म होने वाला है। जी जब आप इसकी कैंपेन चलाते हैं, अवेयरनेस को आगे लेकर चलते हैं, तो क्या आपको, आपके ऊपर वो इस्लामोफोबिया के लेबल नहीं लगना शुरू हो चुके अब तक? हाँ, वो तो लगेंगे। और मेरा एक काउंटर है कि जब मुझे इस्लामोफोबिया की बात करता है, मैं उसे ट्रुथोफोबिया बोलता हूँ। आप ट्रुथोफोबिया से के शिकार जी हैं। जी मैं तो इस्लामोफोबिया का नहीं हूँ, क्योंकि मैं इस्लाम को ये नहीं कह रहा कि मैं मुसलमान को भी ऐसे ही फॉलो करना है। अब जैसे बेल्जियम में बैन हुआ, तो वो हलाल और कोशर दोनों बैन हुए। जी यानी कि खाली हलाल बैन हुआ, कोशर भी बैन हुआ, बिकॉज उनका एक और वो है। और मैं फिर यही कहता हूं कि मेरे को लोग कहते हैं कि आपको कोशर से प्रॉब्लम नहीं है, हलाल से क्यों है, हाँ, जबकि ये दोनों जरा एक बताइए। चीज। इसके रीजन यह है, नो ज्यू इज कंपेलिंग मी टू हैव कोशर। राइट। वो अपने लिए ले रहा है, ले। मुसलमान जहां जब तक अपने लिए ले रहा है वो ले। अब दिल्ली की अगर बात करता हूं, से एक मार्केट है, उसमें जो बकरा कट रहा है, जज्ब हो रहा है, वो केवल मुसलमान कर रहा है। अगर वो अपने यूज के लिए करता है तो ठीक है। मैं अगर अपने घर में कुछ बनाता हूं, वो सिख रीत रिवाज से बनाऊंगा, उसमें तंबाकू नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये मेरा अधिकार है, मेरा राइट है, हक है मेरा। मगर जब मैं उसको मार्केट में बेचूंगा, तो मैं नहीं कह सकता कि इसमें केवल सिख ही रोजगार लेगा और मैं इसको बेचूंगा, क्योंकि मैं पैसा सबसे ले रहा हूं। तो ये गलत है। मैं अपने लिए इस्तेमाल कर सकता हूं अपने घर में। जैसे हमारे यहां तमाम, ये दुनिया भर में प्रॉब्लम है कि आप नमाज पढ़िए, मस्जिद में पढ़िए, अपनी हद में पढ़िए, बड़ी अच्छी, मगर सड़कें रोक के हॉस्पिटल, तो ये कोई भी हो, सड़क रोकना, ये करना, और
ये जबरदस्ती लादने वाली बात है। मैं अपना रूट क्यों डाइवर्ट करूं? तो मैं अब इस्लाम अगर वो बात कर रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि मस्जिद में आपको हक है पढ़ने का, वो जगह आपके लिए बनी है, हलाल आपको बेचने का हक है, खाने का हक है, इसमें कोई हम नहीं कह रहे। हम सिर्फ उसको कर्म जो हम उसको को करना चाह रहे हैं हमारे ऊपर ना थोपा जाए। एक ऐसा इकोसिस्टम तैयार कर दिया गया है और उस इकोसिस्टम से हम निकल नहीं पा रहे हैं। आपने तो बड़ी अहम बात की कि असल में एक ऐसा इकोसिस्टम है जिससे निकलना मुश्किल हो चुका है। बातें तो रवि भाई आपसे बहुत सारी करने वाली हैं, हम आगे जाकर भी जी आने वाले दिनों में और भी आपसे बातें करेंगे। जाते जाते मैं वो जो हलाल की बात हो रही है, तो मुझे तो ये जो फार्मर प्रोटेस्ट है उसमें भी हलाल का एक कॉन्सेप्ट नज़र आ रहा है। मैं फार्मर्स के प्रोटेस्ट में मैं उनके राइट्स का हमेशा एहतराम करता हूँ। जब ये शुरू हुआ था मैं समझता था और आज भी समझता हूँ कि जो उनके जायज़ राइट्स हैं वो बिल्कुल बिल्कुल उन पे बात करनी चाहिए, मगर जायज़ तरीके से होनी चाहिए। मगर उसमें भी हमें ये हलाल का कॉन्सेप्ट नज़र आता जा रहा है। और जैसे कब्ज़े का हमने ये 26 जनवरी को जी जी देखा कि कब्ज़े का एक एटीट्यूड है। वो बेचारे जो करने वाले प्रोटेस्ट हैं शायद वो उसमें इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन उनके कुछ लोग तो बहरहाल हैं। उसमें भी थोड़ा सा टच कीजिए। वो जो हलाल का मुझे वहाँ पे एस्पेक्ट नज़र आता है वो क्या है? मुझे ये लग रहा है ये जो शाहीन बाग में हुआ, ये जो अब हो रहा है, शाहीन बाग में तो 100% वो क्लियर थे। इसमें इनको ये नहीं पता था काफी लोगों को कि हमारे में ऐसे लोग घुसे हुए हैं या उन्हें वो रोक नहीं पा रहे थे। जी, वो जहां हलाल तक ही था उनकी सब कुछ। हाँ, वो जहां तक वहां पे डिक्लेयर था, यहाँ पे बीच में कुछ एलिमेंट्स थे। और वहां जहां तक उनकी डिमांड्स की बात है वो ठीक है, वो उसको वो जायज है या नाजायज है उस पर मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा। वो अपनी जगह ठीक है, उनको एक हक है अपनी सरकार से रोष करने का, बिल्कुल ठीक बात है। ये यहां तक बात ठीक है। मगर जो लाल किले के ऊपर, लाल किला कोई, अगर ये खालिस्तान का झंडा लगा होता, जैसे एलिगेशन, वो खालिस्तान का नहीं, वो खालसा पंथ का झंडा लगा है। राइट। तो लाल किला जो है वो खाली सिखों का नहीं है, वो भारत का है। अगर सब खालिस्तान का झंडा अगर लगता तो उसका मतलब ये था कि वहां ये लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम थी, सिडिशन का केस था, जिसे हिंदी में हम कहते हैं राष्ट्रद्रोह था। मगर खालसा पंथ का झंडा लगाना राष्ट्रद्रोह के साथ साथ धर्मद्रोह भी है। मतलब आपने ना जो भी वहां पे लगा रहा था झंडा, क्या उसको नहीं पता था कि आपके पास इतनी पावर नहीं है कि आप उसको वहां पे, उनको अपनी पावर का अच्छी तरह पता था, ये 5-10 मिनट तक हम कर सकते हैं, उसके बाद निशान साहब को पुलिस कस्टडी में लेगी और वहां पे उसकी बेदबी होगी, वो मर्यादा नहीं रखी जाएगी, ये सब वो जानते थे। तो नोइंगली उन्होंने निशान साहब की इंसल्ट करी है। या तो आपको ये पता होता है ये झंडा को मैं प्रोटेक्ट कर लूंगा, मेरी पूरी फौज लगी हुई है यहां पे, मैंने भारत पे कब्जा कर लिया है, ये कर लिया, तो आपको अच्छी तरह पता है आप 5-7-10 आदमी, आप पूरा वो माहौल, पूरा वो फार्मर भी आपके साथ नहीं है, वो भी डिवाइडेड है। आपने इंडिया के साथ सिडिशन का एक्ट तो करा ही, मगर इसके साथ पंथ को भी खतरे में, उसके निशान साहब को भी आपने बेदबी कराई है। तो दिस वाज इन ए वे, मुझे ये लगता है ये अरब स्प्रिंग की एक तरह से रिहर्सल्स हो रही हैं। जो अरब स्प्रिंग्स का, ये उसी का ही एक मिरर इमेज मुझे दिख रही है। और हालांकि यहाँ पे ऐसा हो नहीं पाएगा क्योंकि वहाँ की पोजीशन और यहाँ की पोजीशन में बहुत फर्क है। तो इसको आपने बिल्कुल, और हलाल ये नहीं जैसे हम बॉलीवुड कहते हैं या इवन हॉलीवुड कहते हैं, दिस इज ऑल हलालोवुड नाउ, बॉलीवुड इज हलालोवुड। और अगला जो है हमारा, जो आपकी जो बात हो रही है, ये सब कुछ हो रहा है, जो गोरों ने इतनी कंपनियां बनाई, सब कुछ करा, उन्होंने तो मकान बनाया, नेम प्लेट अब हलाल की लगने वाली है। नेक्स्ट इज डाटा हलाल। आपका डाटा का इस तरह, कभी फिर इस पे जी बात करेंगे कि बिल्कुल। डाटा की हलालाइजेशन कैसे हो सकती है। अनबिलीवेबल, शॉकिंग एंड अनबिलीवेबल। हाउ कैन डाटा बी हलालाइज्ड, और वो हो रहा है। बड़ी अलार्मिंग सूरत हाल है, मैं समझता हूँ कि बड़ी ही खतरनाक सूरत हाल है। मैं तो आपका बहुत शुक्रगुजार भी हूँ और कायल भी हूँ कि आपने इतना बोल्ड स्टेप उठाया, नहीं तो बहुत मुश्किल है यहाँ पे तो कहना भी।
नहीं नहीं सर, मुश्किल नहीं होना चाहिए। ये इसको हमने आसान चीज़ों को मुश्किल बना दिया हुआ है और ये मुश्किल बनती चली जा रही है। जी 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 जी। बदकिस्मती से मतलब आज के 21वीं सदी में और इंटरनेट के जैसे कहते हैं ना अपनी वो इंतहाओं को छू रही है उसकी तरक्की, उसके दौर में हमने वापसी का गियर लगा लिया हुआ है, यानी वो मिडिवल टाइम की तरफ वापसी का गियर लगा लिया हुआ है। ये एक शॉकिंग है। मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ रवि भाई, आपने वक्त दिया आज, और आज मैं आपसे बातचीत करके कन्विंस हुआ कि हमें ये बातचीत करते रहना चाहिए। इसके एंगल्स हैं बहुत सारे, चूँकि इसमें जो आपने और मैंने आखिर में वो नुक्ता उठाया कि वो जो हलालाइजेशन ऑफ ये जो प्रोटेस्ट का हमने देखा एक तरह से, वो भी एक ये है, ये भारत में इसके पीछे ये सारे के सारे एलिमेंट्स हैं। और ये जो हलालाइजेशन ऑफ डाटा की अब बात हम कर रहे हैं, इंटरनेट की बात कर रहे हैं, तो कहाँ तक ये पागलपन जाएगा, उसको कैसे रोकना है, कैसे हमने अपने आप को नॉर्मेलिटी की तरफ वापस लाना है। मैं आखिर में चाहूँगा कि जो हमने अब तक की बातचीत की उसमें अगर आप महसूस करते हैं कोई बात मिस हो रही है तो ज़रूर शामिल कीजिए। सच्चाई पे चलिए। जो आपको ठीक मतलब दो तीन चीज़ों का हमको एलिमेंट चाहिए। हमको सच पे रहना है और बहादुरी से रहना है। और जब हम सच, बहादुरी और अपने दिमाग का, तीनों का इस्तेमाल करेंगे तो हम इस पागलपन से, वैशीपन से बाहर आएंगे, चाहे वो किधर का भी हो। अगर मैं ज़बरदस्ती किसी को झटका मुंह में ठूस रहा हूं तो वो भी ठीक नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया रवि रंजन भाई, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। आपने हमें आज वक्त दिया और हम आपसे आने वाले हफ्तों में और भी वक्त लेते रहेंगे, और भी ब्रॉडर डिस्कशंस हैं इसी कॉन्टेक्स्ट में, वो भी आपसे जानना चाहेंगे और अपने व्यूज़ को उनसे आगाह भी करना चाहेंगे। और किसी रोज़ आपके साथ सिर्फ पंजाबी में भी बातचीत होगी ताकि हमारे पंजाबी बहन भाई जो हैं वो भी ज़रा खुल के आपके और मेरे विचार सुने। जी, पंजाबी च भी करांगे ते पठवारी च भी करांगे। बिल्कुल ठीक है जी। मैं तो सादा बड़ा ही शुक्रगुजार हूँ जी। आज की जो बातचीत है वो असल में जो एक ऑब्सेशन है जो बढ़ता चला जा रहा है, उसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट करने के हवाले से है। रवि साहब ने भी कहा और मैं भी कह रहा हूँ कि अगर मेरे अपने और उनके भी अपने मुसलमान जो दोस्त बहन भाई हैं वो इस अंदाज में हलाल मीट खाना चाहते हैं, ज़रूर खाएं, लेकिन दूसरों पर इम्पोज ना करें। और इसके साथ साथ ये जो एक हलाल का ऑब्सेशन है, मीट से बाहर निकल के अब ये जी लेसन भी हलाल होगा, हॉस्पिटल भी हलाल होंगे, हलाल डेटिंग साइट्स भी हैं जी, और हलाल प्रोस्टिट्यूशन भी है। डेटिंग साइट की हद तक तो चले बात ठीक है वो तो मैं समझ सकता हूँ कि हलाल जो अपने आप को समझते हैं वो हलाल है। अगर हलाल प्रोस्टिट्यूशन की साइट्स हैं, ये मेरे इल्म में नहीं था। हाँ, और हलाल नाइट क्लब्स भी हैं। वंडरफुल जी। मतलब मैं अब यहाँ पे एक बात शामिल करूँगा रवि भाई, यहाँ एक टोरंटो में एक बार में एक शख्स मुझे मिला, तो उसके साथ एक हुकर थी और वो अपना शराब पी रहा था। तो आके मुझसे पूछने लगा कि इस बार में हलाल चिकन विंग्स हैं। तो मैंने उससे कहा कि तुमने ये चिकन विंग्स के चक्कर में क्यों पड़ गए हलाल के, जबकि तुम शराब भी पी रहे हो और हम तुम्हारे साथ एक तोइफा भी है, एक हुकर भी है। तो उसने कहा देखो, इस तोइफा का कोई अल्टरनेट नहीं है और इस शराब का भी कोई अल्टरनेट नहीं है, लेकिन मीट का अल्टरनेट है, तो इसलिए मैं ये पूछ रहा हूँ कि मीट तो मुझे हलाल दे दो। तो वो जो आपका थीसिस है वो पूरे का पूरा वो मुझे यहाँ पे उस जो शराबी मुसलमान ने बता दिया कि उसका माइंडसेट क्या है। मैं तो आपका शुक्रिया ही अदा करना चाह रहा हूँ, और इस तरह की जो बातचीत है ये अवेयरनेस लाएगी, और जब ये ख़ास तौर पे आपके प्लेटफॉर्म से जाएगी तो ज़्यादा अवेयरनेस लाएगी। तो क्योंकि मैं अगर कहता हूं तो मेरे ऊपर तो एक वो है कि शायद मैं बाइस्ड हूं जी, ये इस तरह के इल्ज़ाम लगते रहते हैं। नहीं आप बिल्कुल बातें जायज़ कर रहे हैं। आप मुसलमान जो बहन भाई हैं उनके भी हक में हैं, मगर ये जो एक ऑब्सेशन है उसको आप और मैं मिल के एक्सपोज कर रहे हैं। और इसके साथ साथ जो मुस्लिम समाज में प्रोग्रेसिव तबके हैं उनको हम सोचने की दावत दे रहे हैं, सभी को सोचने की दावत दे रहे हैं। और जो नॉन मुस्लिम हैं
वो मेरे लिए उतने ही काबिल इज्जत होते हैं, चूँकि मैं तो चाहता हूँ कि शब्द काफिर डिक्शनरी से निकल जाए, चूँकि ये हेट पर मबनी वर्ड है, इसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं है इस वर्ड की जिस तरह ये यूज़ होता है। बहुत बहुत शुक्रिया रवि भाई, आपने वक्त दिया। हम यहाँ पर रवि रंजन सिंह भाई की मालूमात भी स्क्रीन पे आपके साथ शेयर कर रहे हैं ताकि आप उनसे बराह रास्त रब्ता करें और उनकी जो अवेयरनेस कैंपेन है उसमें उनका साथ दें। Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button.